सबसे क्रिटिसिज्म का मुद्दा हो गया है कि इस पार्टी को फंड कहाँ से आ रहा है, इतने कैंडिडेट्स तो मैनेज हो जाते हैं लेकिन फंड कहाँ से आ रहा है। महबूबा मुफ्ती ने भी इनडायरेक्टली ब्लेम किया है कि बीजेपी की बी टीम है। वोटों का डिवीजन जो है इज इक्वल टू जो है बेनिफिट टू बीजेपी। अगर आप इस तरीके से लीजिए तो वोटों के डिवीजन में बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा। राजनीति में पीछे से क्या लोगों के बीच में समझौता हो रहा है या आगे से तो सब लोग ब्लेम करते हैं, लेकिन पीछे की गणित जो इलेक्शन के टाइम में या यूं कहें राजनीति में जो दिखता नहीं है जी वो ज़्यादा प्रभावी होता है बनस्पत की, जो अपरेंट तरीके से यानी हम सभी देख पा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं पोल पंच। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है इस वक्त काफ़ी वहां पर उठापटक चल रही है। खास तौर पर एक नाम ऐसा है जिसने जम्मू कश्मीर के चुनाव में फिर से कांग्रेस को खास तौर पर चुनौती दे दी है। उनका नाम है इंजीनियर राशिद। बारामूला से वो लोकसभा चुनाव लड़े थे निर्दलीय, और उन्होंने किसे हराया था? नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला, उन्हें चुनाव हरा दिया था। अब उन्हें चुनाव के लिए जमानत मिल गई है। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली, वैसे ही उन्हें भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए जमानत मिली है। ऐसे में अब वो किसकी परेशानी बनेंगे, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो सर, अरुण सर, सबसे पहले बताइए कि किसके लिए परेशानी होगी, कांग्रेस के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए? नरेश, देखा जाए तो इंजीनियर राशिद जो है इस समय काफ़ी चर्चा में हो गए हैं। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है क्योंकि जो लोग उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, जाहिर सी बात उन्हीं के लिए परेशानी होगी। सबसे बड़ी बात है कि उनके रिलीज होने की जब बात हो रही थी तो उसी समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इस समय प्रमुख नेता हैं उमर अब्दुल्ला और उसके बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, तो महबूबा मुफ्ती ने भी क्रिटिसाइज किया। दोनों ने मुखर रूप से बहुत क्रिटिसाइज किया है। उमर अब्दुल्ला का मानना है कि उन्हें पता था कि ये होना ही था जी। और सबसे बड़ी बात है इंजीनियर राशिद के बारे में कि उनकी जो पार्टी है, जो लोग इस समय ब्लेम कर रहे हैं कि तकरीबन 30 प्लस 34 सीट के आसपास उन लोगों ने, उनकी पार्टी ने कैंडिडेट खड़े किए हैं। वही सबसे क्रिटिसिज्म का मुद्दा हो गया है कि इस पार्टी को फंड कहाँ से आ रहा है, इतने कैंडिडेट्स तो मैनेज हो जाते हैं लेकिन फंड कहाँ से आ रहा है। जो व्यक्ति जेल के पीछे था, तो उसी बात को लेकर जो है महबूबा मुफ्ती ने भी इनडायरेक्टली ब्लेम किया है कि बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी इस पार्टी के जरिए, जो उनकी एक पार्टी है इंजीनियर राशिद की AIP, आवामी इत्तेहाद पार्टी, तो आवामी इत्तेहाद पार्टी को जो है जो 34 कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसमें उनका नॉर्थ कश्मीर में, जहाँ बारामूला से तो जीते ही हैं, और बारामूला में उन्होंने आपने जैसा बताया कि उमर अब्दुल्ला को हराया था, तो उनका मैनेजमेंट उस समय उनके दोनों बेटे देख रहे थे। और इस समय जो लांगेट एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर उनके भाई खड़े हैं, तो अपने भाई को जो है सपोर्ट करने के लिए, उनकी कन्विंसिंग करने के लिए इंजीनियर राशिद जो है छूटे हैं और 2 अक्टूबर तक उनको बेल मिली है। 3 अक्टूबर को उनको सरेंडर करना है। लेकिन सर, उन पर जो आरोप थे टेरर फंडिंग के, उन पर आरोप लगे, उसके बाद उन्हें अब जमानत मिली है। जब पहले ही टेरर फंडिंग के आरोप लगे हैं तो इस वक्त आरोप लगाना कितना सही है? देखिए, उनके ऊपर जो टेरर फंडिंग को सपोर्ट करने के आरोप लगे थे 2016-17 के आसपास में, उसके बाद से वो लगातार जेल में है। और आपको बताऊं कि लोकसभा सीट जीतने के बाद में भी उनको संसद में शपथ लेनी थी, उसके लिए भी नहीं छोड़ा गया। वो इसी वजह से ये बड़ा मुद्दा मिला है कि इस समय कश्मीर इलेक्शन के टाइम में ही उनको क्यों बेल मिली। ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। और अपोजिशन के लीडर्स जो महबूबा और जो अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, दोनों की बात इस जरिए जो है पॉलिटिकली जो है करेक्ट साउंड होती है, दिखती है। लेकिन सबसे बड़ी बात उनके साथ ये है कि जिस तरह से वो कंपेन करने की बात हो रही है, उनका प्रभाव क्षेत्र है, तो कहाँ कहाँ वो अफेक्ट करेंगे, इसको लेकर चिंता है। क्योंकि जो कश्मीर वैली में, कश्मीर में जो है तीनों पार्टी स्ट्रांग है। ये अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो बहुत स्ट्रांग है। महबूबा मुफ्ती की भी पार्टी PDP भी वहीं स्ट्रांग है, और वहाँ आप जानते हैं कि 47 सीट है और 1 सीट बढ़ी है वहाँ पर डिलिमिटेशन के बाद में। तो वहाँ पर जो सीट्स बढ़ी हुई, इसमें वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग अलग अलग लड़ने के बावजूद भी, दोनों का एक तरह से लोग कहते हैं कि PDP कोशिश कर रही थी कि जीतने के बाद में जितनी सीट बनेगी पोस्ट इलेक्शन अलायंस हो सकता है इंडिया ब्लॉक के साथ में, उनका NC और कांग्रेस के साथ में पोस्ट इलेक्शन अलायंस की बात हो रही थी। लेकिन इन्होंने, इंजीनियर राशिद ने, लग रहा है कि सीटों की जो मैथमेटिक्स है वो गड़बड़ा दी है। वो इसलिए कि नॉर्थ कश्मीर में प्रभावी हैं, और उसके बाद सेंट्रल और साउथ कश्मीर में भी कहा जा रहा है कि वो जिस तरह से अगर कन्वेंसिंग करेंगे, हैवी कन्वेंसिंग,
तो उसमें जो है वो सीटों को बहुत प्रभावित करेंगे। और जैसा कि माना जा रहा है कि बीजेपी का एक एम भी है, जी। बीजेपी जो है कश्मीर से कोशिश कर रही है कि 15 से 25 सीट जी। जीतने की कोशिश। लेकिन सर ये चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं, लेकिन मुश्किल तब आएगी, मान लीजिए इंजीनियर राशिद की पार्टी 10-15 सीटें जीत भी जाती है और वहां पर समर्थन जुटाने यानी किंग मेकर की भूमिका में आती है, लेकिन जिस व्यक्ति पर टेरर फंडिंग के समर्थन करने का आरोप लगा हो, उससे भारतीय जनता पार्टी अगर अपने साथ लेती है तो वो पूरे देश भर में गिरती है, कांग्रेस अपने साथ लेती है तो वो देश भर में गिरती है। ऐसे में तो सबके सामने चुनौती है। देखिए चुनौती, ये बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे जो जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि जब कोई भी पार्टी, कोई भी दल, जब भले ही वो सेसेशनिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, लेकिन जब वो डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन लड़ता है तो उसका आप देखें, आइडियोलॉजिकली देखें तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन और सिस्टम में अपना जो है एक तरह से फेथ जो है रिपोज करता है, उसमें अपनी अपनी जो है एक तरह से देखा जाए तो कॉन्फिडेंस का रिपोज करता है कि मुझे इस सिस्टम में विश्वास है। अगर उस तरीके से देखा जाए तो अगर ये लोग जीतते हैं, 10 सीट जीतते हैं, तो जाहिर सी बात है ट्रांसपेरेंट तरह से इलेक्शन हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका वो उसके ऑब्जर्वेशन में हो रहा है, तो उस प्रक्रिया के तहत कोई जीत के आता है तो उसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, वो लेजिटिमेट तरीके से। आपने ये देखा होगा कि पिछले 10-12 सालों में भारत में देशभक्ति की जो भावना है वो तेजी से बढ़ी है। लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा है कि कश्मीर में जो व्यक्ति आतंकवादियों को समर्थन करता हो या टेरर फंडिंग में मिला हुआ हो, ऐसे व्यक्ति की पार्टी चाहे जीत भी जाती है तो उसके साथ सरकार बनाना दूसरे प्रदेशों में नुकसान होगा ना। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी अगर मान लो कदम उठाती है तो वो तो विपक्ष को मौका मिल जाएगा उनका घेरने का। अगर विपक्ष सरकार बनाता है तो भारतीय जनता पार्टी को तो मौका मिलता ही। तो देखिए उसका एक पक्ष तो जो मैंने आपको बताया, एक पक्ष वो है कि आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम में फेथ। दूसरी बात यह है कि फिर जो सीट्स जो है, जो इलेक्शन है वो मल्टी कॉर्नर्ड हो जाता है। एनसी और कांग्रेस का एक पक्ष हो गया, दूसरा पीडीपी अलग लड़ी रही है, और तीसरा जो है इंजीनियर राशिद की जो पार्टी है एआईपी। तो इस तरह से त्रिकोणीय हो गया, और चौथा स्तंभ जो है इस समय बीजेपी है। तो चतुष्कोणीय मुकाबले में जो वोटों का डिवीजन है, वोट का डिवीजन ज़्यादा होगा, चूंकि साउथ कश्मीर में और कश्मीर के रीजन में बीजेपी ने भी 6 से 8 कैंडिडेट, 6 कैंडिडेट एटलीस्ट जो है मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो उनको उसका भी तो एडवांटेज मिलेगा। वोटों का डिवीजन जो है इज इक्वल टू जो है बेनिफिट टू बीजेपी। अगर आप इस तरीके से लीजिए तो वोटों के डिवीजन में बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा। ऐसा आप पॉलिटिकल अगर अर्थमेटिक देखें तो इस तरीके से बात कर रहे थे कि जो सिनेरियो की अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस पीडीपी, अगर ये तीन पार्टियों के पास सीटें आती हैं तो फिर तो काम बन सकता है, क्योंकि पीडीपी बीजेपी के साथ भी आ सकती है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ भी जा सकती है। लेकिन इंजीनियर राशिद अगर आ गए बीच में, अगर 7-8 सीटें भी आ गई और कॉम्बिनेशन सरकार बनने की स्थिति में कोई पार्टी नहीं रही, तो फिर मुश्किल होगी सर। नहीं, ये तो किसी पार्टी के लिए भी चैलेंज होगा, लेकिन उसके साथ में भी मैं आपको बताऊं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी काफी खड़े हैं। तो उस स्थिति में देखिए, राजनीति में पीछे से क्या लोगों के बीच में समझौता हो रहा है या आगे से तो सब लोग ब्लेम करते हैं, लेकिन पीछे की गणित जो इलेक्शन के टाइम में या यूं कहें राजनीति में जो दिखता नहीं है जी, वो ज्यादा प्रभावी होता है बनस्पत की, जो अपरेंट तरीके से यानी हम सभी देख पा रहे हैं। तो हो सकता है जो पीछे की गणित हो उसमें जहाँ पे कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं एआईपी के, वहाँ एडवांटेज इंडिपेंडेंट्स को मिल रहा हो या वहाँ डायरेक्ट एडवांटेज बीजेपी के कैंडिडेट को मिल रहा हो। इस तरीके का भी सिनारियो हो सकता है अगर हम लोग एनसीपी और पीडीपी की बात के साथ चलते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो वोटों का डिवीजन कश्मीर में ज्यादा होगा, कश्मीर रीजन में, तो वहां सीट्स बाकी ऑपोजिशन पार्टीज की कम होगी। और यहाँ पर जो 43 सीट्स जो जम्मू रीजन में है, उसमें बीजेपी का प्लान है कि तकरीबन जो है 35 सीट जीतना। तो 35 सीट जीतना, उसके बाद आउट ऑफ 90 जो है उसके पास उन्हें 10 से 15 सीट की और जरूरत पड़ेगी, 15 सीट की। तो बीजेपी का जो है जम्मू रीजन के अलावा जो कश्मीर रीजन में है 15 सीट एटलीस्ट जीतने का उनका प्लान है। तो अगर वो 15 सीट इस तरह के डिवीजन ऑफ वोट्स में जीतती है तो एडवांटेज टू बीजेपी दिखता है फिलहाल। बिल्कुल सर, तो अगर चीजें बनी रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि अगर इंजीनियर राशिद की पार्टी को 10 के करीब सीटें मिल गई और कोई भी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला कश्मीर में, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि
सभी पार्टियों के लिए कि इंजीनियर राशिद को कौन अपनी पार्टी में ले। हाँ, इसके साथ मैं एक बात और कहूँगा, कश्मीर की राजनीति में इस समय 2-3 चीज़ें तो पॉजिटिव फैक्टर में ही है। एक जैसा आपने बातचीत में शुरू में कहा राष्ट्रवाद वाली बात, तो राष्ट्रवाद की बात ऐसा नहीं है कि उसका एक्सेप्टेंस नहीं है। राष्ट्रवाद की जो एक तरह से कहें तो बयार जो है, हवा जो है वहाँ तेज़ी से बह रही है। सभी जो सेंसिटिव रीजन्स हैं वहाँ पर भी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। प्लस उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के मेंटेन होने से जो वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो छोटा-छोटा काम करने वाले लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको एडवांटेज नहीं हुआ है। उनका व्यापार तेज़ी से बढ़ रहा है, कई गुने तेज़ी से व्यापार बढ़ा है, उनके मौके सामने मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो वहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री भी बूम की है। तो ये सब बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। प्लस दूसरी बात ये है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहती है, जैसा कि अमित शाह जो है हमारे जो देश के होम मंत्री हैं, वो पिछले हफ्ते गए थे 7-8 में तकरीबन जो है पिछले शुक्रवार शनिवार को उन्होंने कैंपेन किया है, हेक्टिक कैंपेनिंग थी उनकी। उन्होंने जैसा कहा कि 70% के करीब जो है मिलिटेंसी जो है डाउन हुई है। तो 70-80% अगर मिलिटेंसी डाउन होती तो जाहिर एडवांटेज किसको, वहाँ के लोकल लोगों को, और उनके लिए फिर जो जैसे पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, दुकान बाजार सब बंद हो जाता था। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल थम गई हैं। तो उसका एडवांटेज वहाँ के लोगों को है, और डेवलपमेंट के प्लैंक में यानी डेवलपमेंट में लोगों का विश्वास आ रहा है। तो वो भी न कहते हुए जो है एम्प्लॉयमेंट के मौके ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये सब पॉजिटिव फैक्टर हैं जो कि जिसका जो है फिलहाल डायरेक्ट जो फ़ायदा तो बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। वो अलग बात है कि वहाँ लोकल सेंटिमेंट्स जो हैं, हर जगह का जो है लोकल सेंटिमेंट्स होता है रीजन्स में, वो सेंटिमेंट्स किसके फेवर में जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की तस्वीर ज़रूर बदल रही है। पॉलिटिकल जो तस्वीर है वो हमने आपको बताने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर इंजीनियर राशिद की पार्टी हो, उनका क्या समीकरण बैठने वाला है, क्या इस वक्त बातचीत चल रही है, क्योंकि जमानत मिली है इंजीनियर राशिद को, उनके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताई। आपकी अगर नज़र कश्मीर के चुनाव में है, जम्मू कश्मीर के चुनाव में, तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में किस पार्टी को बढ़त मिल सकती है? आप कमेंट कर ज़रूर बताएं और रोज़ाना देखते रहें India.com।